हाँ भाई बच्चों, चलो केमिकल इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ाते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम अपने फुल फॉर्म में आ चुका है। जैसे हमने कहा था कि भाई लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे, वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चलो एक और बात करते हैं। हाँ, लेकिन लास्ट लेक्चर में जाते जाते मैंने ये कहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, ध्यान देना कि जो अप्रॉक्सीमेशन है, यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत लार्ज हो या बहुत स्मॉल हो, तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अप्रॉक्सीमेशन करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन से बच सकते हो। चलिए इसी में आगे चल के बात करते हैं कि गैसेस रिएक्शंस के लिए डिसोसिएशन होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये टर्म डिफाइन करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो लिखो रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी, कई बार हम शॉर्ट में इसे वीडी बोल देते हैं, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, इन जनरल ये तो पता होता है बच्चों को कि वेपर डेंसिटी किसी गैस मिक्सचर का या गैस का, किसी गैस की बात करें तो इट इज द डेंसिटी ऑफ द गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। कुछ ना बोला जाए तो रेफरेंस हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं। बोथ डेंसिटीज आर एट सेम टेम्परेचर। दोनों डेंसिटीज सेम टेम्परेचर पे होती हैं, तो डेंसिटी ऑफ द गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अच्छा, यही डेंसिटी, अब ये तो पता है कि Pm इज इक्वल टू डी आर टी, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। तो Pm इज इक्वल टू डी आर टी, आर तो हमेशा कांस्टेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर आप सेम ले रहे हो डेंसिटीज का, तो साफ दिखाई पड़ता है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द गैस। तो ये जो रेशियो है, दिस इज मोलर मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास ऑफ H2 गैस। अब ये भी पता है कि मोलर मास ऑफ H2 तो 2 ही होता है, तो हाफ इनटू मोलर मास ऑफ गैस। तो मोलर मास का आधा जो है वो वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस है। यही अगर गैस मिक्सचर हो तो क्या बोलते हो आप, ये बेसिक बातें हैं। तो वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस मिक्सचर, गैस मिक्सचर, वेपर डेंसिटी कोई नया टर्म नहीं है, आपको याद होगा, ये हम मोल कॉन्सेप्ट में ये टर्म डिफाइन कर लेते हैं, वेपर डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट, जहां डेंसिटी की बात करते हैं। तो वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस मिक्सचर इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द गैस नहीं आएगा, मोलर मास ऑफ द गैस मिक्सचर m एवरेज अपॉन 2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से साफ भी दिखता है किसी रिएक्शन के दौरान m एवरेज यहाँ से निकालेंगे, और m एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू, व्हाट इज m एवरेज, टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब ये तो आप जानते ही हो कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर ए क्लोज सिस्टम। आप अपनी कॉपी उठाओगे ना जिसमें मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है आपने, तो उसमें ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको। तो इट इज कांस्टेंट फॉर ए क्लोज सिस्टम। अरे गैसियस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, डब्बे में गैस भरी है, इक्विलिब्रियम का वेट कर रहे हो, इक्विलिब्रियम आएगा, खुले डब्बे में कैसे आएगा, गैस उड़ ना जाएगी। तो गैसियस इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा डब्बा जो है वो बंद होना चाहिए। और वैसे भी मैंने कहा हुआ है कि ट्रू इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अटेन्ड इन द क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम मतलब क्लोज कंटेनर। तो ये तो कांस्टेंट है, तो साफ दिखता है कि नंबर ऑफ मोल्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर is inversely proportional to total number of moles. ग्राफिकली इसको शो करना चाहें तो वी कैन शो लाइक दिस, वेपर डेंसिटी वर्सेस टोटल नंबर ऑफ मोल्स, xy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये कि अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वेपर डेंसिटी घटेगी मिक्सचर की, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे तो वेपर डेंसिटी बढ़ेगी।
ऑफ कोर्स ये पूरा एनालिसिस जो पढ़ रहे हैं लिख लेना इस पर। फॉर गैसियस रिएक्शन, नो सॉलिड नो लिक्विड अलाउड, गैसियस रिएक्शंस, गैसियस रिएक्शन और गैसियस इक्विलिब्रियम के लिए हम ये डिफाइन कर रहे हैं। तो ये तो बेसिक्स था, इसमें कुछ नया नहीं है, ये तो वो है जो मैं पढ़ा चुका हूँ मूल कॉन्सेप्ट में। अब याद है आपको, तो फिर आपको खुद ही खुद अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए। यस, देखो मैंने याद है, सर ने अप्रिशिएट किया। आई एम अप्रिशिएटिंग दोज स्टूडेंट्स, दोज गाइज हु रिमेंबर दिस एवरीथिंग, कि हाँ ये तो पढ़ा हुआ है। और जो नहीं है रिवाइज करो भाई, और थोड़ा ध्यान से पढ़ो। जेई की तैयारी में यही सब तो चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो बच्चों ये तरीका हुआ। तो यहाँ से साफ दिखाई पड़ता है कि वेपर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये और ये एक ही बात है, कोई अलग नहीं है वो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज इंपॉर्टेंट एंड विल बी यूजफुल फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, नॉट ओनली इक्विलिब्रियम, और भी कई जगह पर फिजिकल केमिस्ट्री में 12th क्लास वाले चैप्टर्स जो होते हैं, 12th क्लास वाले चैप्टर्स का मतलब 12th वाली एनसीईआरटी वाले के चैप्टर्स को हम 12th क्लास वाले चैप्टर्स बोलते हैं, वहाँ भी ये काम में आएंगे। ज़रा नोट करियो। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि किसी रिवर्सिबल सिस्टम में अगर डिसोसिएशन होता है, दो तरह की पॉसिबिलिटी हैं। किसी रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम में डिसोसिएशन भी हो सकता है और एसोसिएशन भी हो सकता है। तो वी शैल टेक बोथ द केसेस। एक बार नोट तो करियो। जैसे मान लो ए, फॉर डिसोसिएशन रिएक्शन, अगर रिएक्शन डिसोसिएशन की है, जैसे कुछ ऐसा, ए गैसियस रिएक्शन की बात चल रही है, एंड एन बी गैस, ऑफ कोर्स एन इज ग्रेटर देन 1, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मोल, मान लो शुरुआत में ए लिया, टी इज इक्वल टू 0 पर, मान लो ये ए कुछ मोल्स थे या कंसेंट्रेशन थी, ये बी 0 था। जब इक्विलिब्रियम आ गया तो हमने इसे टी इक्विलिब्रियम बोल दिया। इक्विलिब्रियम वाले टाइम पर कुछ तो समय लगेगा ना इक्विलिब्रियम पाने पे, तो इसमें से A1 माइनस एल्फा, एल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता हूं, A माइनस ए एल्फा। एक मोल से एन मोल, तो ए अल्फा टूटे हैं तो कितने बन गए, एन ए अल्फा मोल्स। मोल में ले लो, चलो ये मोल्स के टर्म्स में। हाँ, ये बात समझने वाली है कि सर ये आपने ए ब्रैकेट में 1 माइनस एल्फा लिखा है। एल्फा हमेशा 1 के रेस्पेक्ट में लेते हैं, क्योंकि एल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिफाइन कैसे करते हैं। तो बच्चों थोड़ा ध्यान देना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन करने का तरीका सुनिए ध्यान से। अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स के टर्म्स में, ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए बात कर रहे हैं, डिसोशिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स of same reactant initially taken। इनिशियली टेकन, ये है डेफिनेशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और अ सब्सटेंस और द रिएक्टेंट सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट इनिशियली टेकन। बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसे देसी भाषा में बोलूं आप समझ में आएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना टूटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट डिसोसिएशन, कितने मोल टूटे अपॉन कितने लिए थे, कितने मोल टूटे अपॉन कितने मोल लिए थे, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सिंपल भाषा में। अरे डब्बे में 5 मोल भरे, मान लो 2 टूट गए हमारे उसमें इक्विलिब्रियम पर आते आते, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया, कितने टूटे, 2 अपॉन कितने लिए थे इनिशियली, 5, तो 2/5। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा क्या होगा, 0 से लेके 1 तक के बीच में होगा। 0 का मतलब टूट ही नहीं रहा और 1 का मतलब कंप्लीट टूट गया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, और इक्वल भी हो सकता है। इक्वल का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट नहीं हो रहा। जैसे यहीं पे देखो, जरा देखना मैंने क्यों लिया था,
ए मोल लिए थे शुरू में, तो नीचे तो आ गया ए, आ गया ना। कितने मोल टूटे भाई इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते? ए अल्फा टूटा, तो ए से ए कैंसिल, जब तो मैंने कहा अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा ऐसा मत लो, मान लो ये तो मैंने ये तरीका लिखा, अगर मैं ऐसे लिखूं तो जरा समझना, सुनो 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 सुनो, लेकिन अरे लिखना बंद करना लायक। सुन, मैं ये कह रहा हूं, जैसे मान लो ऐसे लिख दे, यही वाला केस, ए गैस एन बी गैस, ठीक है। ये ए मोल इनिशियल थे, ये 0 थे, इसमें से x टूटा। सर आप x तोड़ो, हम तो ऐसा ना तोड़ रहे, ए ब्रैकेट में लगा के 1 माइनस अल्फा, तो फिर ये क्या बना? NX मोल। कट तो ना गया राइट साइड में? जरा चेक कर लूं। ना ना, बच गया। मान लो ऐसे लिखा, ऐसे लिखा हमने, तो जरा इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखना कितना होगा। तो अल्फा कितना हुआ, कितना टूटा? x। कितना लिया था इनिशियली? a रिएक्टेंट के लिए। बस यही है, यही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, कितना टूटा अपॉन कितना लिया था। अब चूंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है, ये डायमेंशनलेस टर्म है, यूनिटलेस टर्म, जिसकी वैल्यू अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। अगर टूट रहा है, अगर इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है, सब्सटेंस टूट रहा है, तो 0 और 1 के बीच में होगा। 0 भी हो सकता है, अगर 0 है तो इसका मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट टूट ही नहीं रहा, और 1 है तो पूरा टूट गया। सो लाइक दैट यू कैन से, तो 0 और 1 के बीच में होती है वैल्यू, इक्वली मान लो। और नहीं टूट रहा है तो फिर वो टूटना ही क्या, रिएक्शन ही नहीं हो रही फिर तो। समझ गया बात को? तो इस तरीके से आप कहते हो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा किस तरीके से डिफाइन, कितना टूटा अपॉन कितना लिया था। भूलना मत, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना टूटा अपॉन कितना लिया था। अच्छा सुनो, मोल्स बढ़ रहे हैं, n इज ग्रेटर देन 1, गैस के मोल्स बढ़ रहे हैं, गैस इस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है सब कुछ। गैस के मोल्स बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, तो वेपर डेंसिटी घटेगी। मान लो हम ले लें जैसे क्या, कैपिटल D, इनिशियल वेपर डेंसिटी। वो तो इनिशियल वेपर डेंसिटी केवल A की वजह से होगी, B तो था ही नहीं शुरुआत में, तो वो A का मोलर मास अपॉन 2 आ जाएगी, ये कैपिटल D तो। और मान लो छोटा d, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। तो वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। अब एक बात तो क्लियर है, जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, रिएक्शन आगे जा रही है, इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए मोल्स बढ़ रहे हैं, तो वेपर डेंसिटी घटेगी, तो छोटा d इज लेस देन कैपिटल D। ये समझ में आती है बात आपको? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वेपर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका मतलब वेपर डेंसिटी फाइनल अपॉन वेपर डेंसिटी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मोल्स इनिशियल अपॉन टोटल मोल्स फाइनल। कह सकते हो ना इस बात को? तो वेपर डेंसिटी फाइनल छोटा d अपॉन बड़ा D इज इक्वल टू टोटल मोल्स इनिशियल, वो तो A थे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम या फाइनल पर कितने, A के मोल्स A1 माइनस अल्फा प्लस कितना Na अल्फा। नहीं, कुछ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, आप देख लो यहाँ से। फाइनल वेपर डेंसिटी छोटा d, इनिशियल वेपर डेंसिटी बड़ा D, इनिशियल टोटल नंबर ऑफ मोल्स छोटा a, ये a मोल्स थे, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मतलब फाइनली इक्विलिब्रियम पर a के मोल्स a माइनस a अल्फा प्लस Na अल्फा, a कैंसल्ड आउट। यहाँ से अगर चेक करें तो 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कैपिटल D अपॉन छोटा d। यही हुआ, यही हुआ ना। फाइनल वेपर डेंसिटी हमने स्मॉल d ली है, तो यहाँ से अल्फा को कैलकुलेट करो तो वैल्यू आ गई d माइनस स्मॉल d अपॉन n माइनस 1 इंटू स्मॉल d। वैसे तो ये फॉर्मूला है, वैसे तो ये फॉर्मूला है, बच्चे कई बार इसे फॉर्मूले के रूप में याद रखते हैं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला है, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट ध्यान रखना, छोटा डी कौन बड़ा डी कौन। मैं थोड़े फॉर्मूले कम फॉलो करता हूँ, मेरे सामने तो एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या कि एम एवरेज
इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ये है स्टार कॉन्सेप्ट। 5 स्टार लगा दो, जैसे 5 स्टार होटल होता है ना, 5 स्टार होटल जाकर के फीलिंग आती है बढ़िया, पैसे खर्च होते हैं ना तो फीलिंग तो आएगी। तो जैसे ये कॉन्सेप्ट है। मैं तो फार्मूले लगाता नहीं, हालांकि मैं फार्मूले से भी क्वेश्चन करा दूंगा, आपको कराऊंगा, और मैं इस वाले कॉन्सेप्ट से भी कराऊंगा कि आप तो जनरल कॉन्सेप्ट याद रखो कि एम एवरेज इज इक्वल टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स फॉर द गैसेस सिस्टम एंड टोटल मास ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट फॉर द क्लोज सिस्टम। ध्यान से सुनना, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें चल रही हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला, छोटा डी कौन बड़ा डी कौन, ये समझ लेना। और व्हाट इज एन, एन में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे का जब फॉर्मूला लगाते हैं। व्हाट इज एन हियर? Summation of the gaseous moles or summation of the stoichiometric coefficients of the gaseous products per mole of reactant. So what is N? Sum of stoichiometric coefficient of gas products per mole of gas reactant. ये ध्यान रखना, N is the summation of the stoichiometric coefficient of the gas products per mole of the gas reactant. A should be per mole. तो एक 1 मोल के A के रेस्पेक्ट में B का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, या प्रोडक्ट्स के जितने भी गैसेस हैं उनके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हैं, वो है N। आई बात समझ में? जरा नोट करो ये पूरी बात। ये फॉर्मूला है, मैं तो क्वेश्चन फॉर्मूले से भी कराऊंगा। छोटा डी कौन बड़ा डी कौन वो समझ लेना अच्छे से, तब फॉर्मूला, वरना फॉर्मूला अगर भूल जाओ तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं कराऊंगा कैसे, एम एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। डू इट, लिखो। अच्छा, एन का एग्जाम्पल ले लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मान लो ऐसे लिख दे कि 2x गैस कन्वर्टेड टू 3y गैस, रिवर्सिबल सिस्टम है। इससे पहले वाले भी रिवर्सिबल शो किया होगा ना, चेक करें। हाँ, रिवर्सिबल साइन है, इक्विलिब्रियम तो जब ही आएगा ना। तो 2x 3y, तो बताओ n क्या लेंगे फॉर्मूले के लिए? n 3/2 आएगा भाई। n इज नॉट 3 हियर, 3/2 per mole of x, how many moles of gaseous products? और एग्जाम्पल जैसे मान लो 3a गैस कन्वर्टेड टू 2y प्लस मान लो 3z गैस। तो बताओ इस स्टाइक्योमेट्री के लिए व्हाट इज n? n शुड बी 3 और 2 5 गैस मॉलिक्यूल्स हैं, पर A लेना है अपॉन 3, ये है सही। n is not equal to 5, no, understood? So this is how you have to take x y, you have to take the value of n। तो ये था डिसोसिएशन। अच्छा, ऐसे डिसोसिएशन होता है, ऐसे एसोसिएशन, तो लिखो B फॉर एसोसिएशन रिएक्शन। नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं। एसोसिएशन का मतलब जुड़ जाना थ्रू सम बॉन्ड्स फॉर्मेशन और समथिंग। ऑब्वियसली ऐसे केसेस में नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे तो वेपर डेंसिटी बढ़ेगी। तो फॉर एसोसिएशन रिएक्शन, एसोसिएशन के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। बड़ा कॉमन एग्जाम्पल जैसे 2NO2 गैस क्या बना लेता है, N2O4 गैस। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है एसोसिएशन का। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं एसोसिएशन के, 2NO N2O2, ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं एसोसिएशन के। 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए और जुड़ के ये बना लिया। सो लाइक दिस एसोसिएशन डज अकर। चलो एक जनरल केस लेके बात करते हैं। मान लो x NX
ऑफ कोर्स n इज ग्रेटर देन 1, ऑफ कोर्स n इज ग्रेटर देन 1। तो देखो nx कन्वर्टेड टू y, मतलब इस बार रिएक्टेंट मोल्स ज़्यादा हैं और जैसे जैसे इक्विलिब्रियम के पहुंचने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, y तो है ही नहीं। मान लो t इज इक्वल टू 0 पर, शुरू में a लिया 0, t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर, मुझे डिग्री ऑफ, इस बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं, इस बार डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करेंगे। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए व्हाट डू यू डू, 1 माइनस अल्फा। अल्फा हमेशा 1 के रेस्पेक्ट में ही लिखा जाता है क्योंकि अल्फा डायमेंशनलेस टर्म है। तो हमेशा ऐसा लिखा करो, ए कितने भी मोल्स हो, 50 मोल है, 50 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा कहलाएगा इस बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं, इस बार क्या बोलोगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो ये कितना, y कितना बना, n मोल से 1 मोल, तो a अल्फा टूटा तो कितना, a अल्फा अपॉन n, इतने मोल बने। वेयर n इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वेयर n इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन हुआ, बिल्कुल वैसा ही डिफाइन होगा जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन। कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एसोसिएटेड अपॉन total number of moles of reactant initially taken। बिल्कुल वैसी परिभाषा लेंगे ये। तो बस यहां से अब वापस वही क्या कि वेपर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल मोल्स। तो यहां से साफ दिखता है कि फाइनल वेपर डेंसिटी अपॉन इनिशियल वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मोल्स इनिशियल अपॉन टोटल मोल्स फाइनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तरीका वही है, कैपिटल डी इनिशियल वेपर डेंसिटी, छोटा डी इक्विलिब्रियम पर वेपर डेंसिटी, बट चूंकि नंबर ऑफ मोल्स घट रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे तो वेपर डेंसिटी बढ़ेगी, तो इस बार छोटा डी इज ग्रेटर देन बड़ा डी। छोटे बड़ों में ध्यान रखियो भैया। तो फाइनल वेपर डेंसिटी इज स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू टोटल मोल्स इनिशियल ए अपॉन A1 माइनस अल्फा प्लस ए अल्फा अपॉन n। जरा सॉल्व करें तो देखो, a से a कैंसिल, कहने का मतलब ये है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स या कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। लिखेंगे इस बात को भी, बट पहले थोड़ा सा 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, बड़ा डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 1 माइनस n अपॉन स्मॉल n इंटू अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन छोटा डी। यही हुआ। हाँ, माइनस को एडजस्ट कर लो, n माइनस 1 कर दो, n तो 1 से बड़ा है ना, तो अल्फा की वैल्यू आ गई n छोटा d माइनस कैपिटल D अपॉन, देखना ध्यान से, n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। ये फॉर्मूला है कब, जब एसोसिएशन हो रहा हो। अब बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार तो वो ये भी भूल जाते हैं, छोटा डी कौन था यार, छोटा डी इनिशियल था या फाइनल था, अच्छा ऊपर छोटा डी माइनस कैपिटल डी था या बड़ा डी माइनस स्मॉल डी था। इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं, और जहाँ कंफ्यूज हुए बस फिर तो आपका टाइम भी खराब होगा एग्जाम में, टेस्ट में, एग्जाम में, और क्वेश्चन भी सही नहीं होगा। फिर इसका ऑल्टरनेटिव फार्मूला है, आप चाहो तो सही से याद रखो तो फार्मूला अप्लाई करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई मना नहीं कर रहा आपको, बट मैं तो एक ही कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता हूँ, व्हाट, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम एवरेज एंड एम एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ गैसेस सिस्टम अपॉन टोटल मोल्स। मैं तो इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता हूं, सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं। स्टार कॉन्सेप्ट मैंने कहा ही था थोड़ी देर पहले, तो
तो ये फॉर्मूले तो आप देख लेना, एक बार सही से चेक कर लेना। छोटा डी माइनस कैपिटल डी हो गया क्योंकि मैंने 1 माइनस एन को n माइनस 1 लिख दिया है। तो दिस इज हाउ अल्फा यू कैन फाइंड आउट फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये हमने डिफाइन भी कर दिया। बारी है क्वेश्चंस की, तो लेट्स टेक few questions on degree of dissociation, association and other type of equilibriums. heterogeneous equilibrium पे हमने कोई क्वेश्चन नहीं करा, चलो वो भी बात करेंगे। ज़रा नोट कर लो, ये सब करियो तो। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे कहे कि 3 moles ऑफ X गैस dissociates as 2x 3y प्लस 2z, ये कुछ है। तो 2x 3y प्लस 2z ये गया, ठीक है। वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इज फाउंड टू बी 20. फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ x। मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ x इज 50 ग्राम पर मोल। सुनो, ये सवाल है, 3 मोल x एक डब्बे में भरे गए, गैस के गैसियस क्लोज डब्बे भी भरे होंगे तभी इक्विलिब्रियम आएगा, ये अजम्पशन है। कभी सोचो सर इसमें तो लिखा ही नहीं कि क्लोज्ड है कि ओपन है। अरे पागल, क्वेश्चन सॉल्व करना है कि नहीं? हमें एजम्पशन ऐसे लेने चाहिए जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो, या ऐसे एजम्पशन नहीं क्वेश्चन सॉल्व ना हो कि अच्छा यूं तो नहीं कोई बच्चा अच्छा 3 moles of x dissociates as 2x converted to 3y plus 2z। क्वेश्चन तो कर लूंगा बट सर कहीं भी इसमें क्लोज्ड कंटेनर नहीं लिखा तो क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, मैं छोड़ के आता हूं। अरे प्रभु ना, ये सब कोई ये क्या बात हुई यार? ऐसे नहीं, आपको मान के चलना है कि इक्विलिब्रियम है तो इट मस्ट बी ए क्लोज सिस्टम एंड टोटल मास ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसे में अब मैं 2 अप्रोचेस बताता हूं क्वेश्चन की। एक तो बाय फार्मूले से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन में क्या कॉन्सेप्ट था वो 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा इज इक्वल टू क्या था वो, कौन सा d बटा कौन सा d, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, यही था ना। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू ऐसे आ गई थी, कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन n माइनस 1 इंटू डी, यही था ना फॉर्मूला, राइट। जरा देखना व्हाट इज कैपिटल डी, इनिशियल वेपर डेंसिटी। इनिशियल वेपर डेंसिटी इनिशियली तो x ही तो था डब्बे में, और तो कुछ था ही नहीं भाई। तो फिर केवल x था तो वेपर डेंसिटी कितनी, x का मोलर मास का आधा, तो हाफ इंटू मोलर मास ऑफ x 25, और फाइनल वेपर डेंसिटी दी हुई है। तो अल्फा हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए था, तो कैपिटल डी 25, फाइनल वेपर डेंसिटी मिक्सचर की 20 अपॉन n माइनस 1। n की वैल्यू अगर देखो तो कितनी, 3 और 2 5, 5/2 है मेरे भाई। इन 3 मोल्स का कोई यूज ही ना है कोई यूज। इनिशियल मोल या इनिशियल अमाउंट पे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड ही नहीं करता। तो ये कितना 2.5 आ गया, 2.5 समझते हो ना, 1.5, 2.5, 3, 3.25, 1.5 मतलब 1.5, 2.5 मतलब 2.5, 3.25 अंग्रेजी में नहीं पता 2.75 ऐसे लिख लो, सही ना। तो n माइनस 1, 2.5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल डी। एंड व्हाट इज स्मॉल डी आउट हियर, स्मॉल डी हमने लिया ही था 20। करियो सॉल्व, तो कितना 5/1.5 इंटू 20, 5 चौक 20, 4 डॉट 6, 1/6, ये है बस आंसर। तो 0.1696 अच्छा, कई बार ये अल्फा ऐसे बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैंने कहा भी था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमेशा
1 से कम होंगे, बट कई बार ऐसे बोलते हैं परसेंटेज डिसोसिएशन अगर क्वेश्चन पूछ ले तो परसेंटेज डिसोसिएशन या परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो ऑब्वियसली 1/6 आया था, 100 से मल्टीप्लाई कर देना आप तो 16.7%. सो लाइक दैट यू कैन डू. आ गया. अच्छा, ये मेरा तरीका, मेरा मेथड. ALK सर्च अप्रोच मैं कैसे सॉल्व करता हूं. वैसे फॉर्मूले से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सही याद होना चाहिए, छोटा डी कौन बड़ा डी कौन कंफ्यूज नहीं होना है. वरना मेरा मेथड, क्या मेथड कि भाई पता है कि वेपर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो बस मैं तो यहीं से सॉल्व कर लेता हूँ. और टोटल मास भी पता ही होता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, तो या सिंपल कॉन्सेप्ट ऐसे लगा लेते हैं. तो वेपर डेंसिटी भाई शुरुआत में 3 मोल्स हैं और x लिया है, 3 मोल x, एक मोल x का मास 50 है तो 150 ग्राम लिया था. तो एक तरीके से वेपर डेंसिटी तो पता ही है शुरुआत में, हमें ऐसा लिख लो 2x 3y + 2z. ठीक है, सब गैस हैं, गैसियस के लिए ही पूरा एनालिसिस है. शुरुआत में ये 3 मोल लिए, 0 0 3 - x कर लो. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हम बाद में कर लेंगे एडजस्ट. तो ये 2 मोल से 3 मोल मिलते हैं, तो x मोल से कितना मिला 3x/2. 2 मोल से 2 मोल मिलते हैं, तो x से कितना मिला x मोल. और आपको तो पता है कि वेपर डेंसिटी फाइनली कितनी है 20 है, = ½ इंटू m एवरेज एंड ½ इंटू टोटल मास. टोटल मास तो कंटेनर का कांस्टेंट ही रहेगा ना, 3 मोल थे तो 3 × 50. ये इनिशियल मास था, और इनिशियल मास हो या इक्विलिब्रियम मास हो, मास रिमेन्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. 3 - x + 3x/2 + x. x से ये x कैंसिल आउट हो गया. और अब जरा चेक करियो तो 20 ये 25 या 75 रह गया, 25 बार कैंसिल हुआ, 25 या 75, तो 20 = कितना 75/3 + 3x/2. यहाँ से अगर सॉल्व करो तो 60 + 20 10 30x = 75. यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई 15/30 1/2. तो व्हाट इज अल्फा. अल्फा क्या होता है, x इज नॉट अल्फा. ना x इज नॉट अल्फा, x इज नॉट अल्फा. x तो नंबर ऑफ मोल्स हैं और अल्फा की तो कोई यूनिट नहीं होती, बल्कि अल्फा क्या है, कितना टूटा अपॉन कितना लिया था, तो x/3 1/6. दैट्स इट. यही चाहिए था ना, यही आ गया. ये मेरा मेथड, ये मेरा मेथड. आ गई बात समझ में. तो गाइज ये था, अच्छा क्वेश्चन था, एक सिंपल क्वेश्चन बट ए गुड वन. अ सिंपल क्वेश्चन बट ए गुड वन. गॉट इट. नोट कर लो. उसके बाद में फिर वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन. और क्वेश्चंस भी लेंगे. चलो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी लेता हूं. मूविंग टू द नेक्स्ट. एक क्वेश्चन ये लो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. अब मैं जो क्वेश्चंस ले रहा हूं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं. क्या क्वेश्चन, कैलकुलेट केपी फॉर द रिएक्शन क्या रिएक्शन N2O4 gas 2NO2 gas if vapor density at equilibrium is is 34.5 at 2 atmosphere pressure. मतलब ये वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम पर 34.5 है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर. करियो जरा सॉल्व. हाँ,
खुदाई कर लो, खुदाई कर लो मतलब करियो, जरा ट्राई मारो, स्क्रीन पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं जरा 10-5 सेकंड बैठ लेता हूँ। हाँ, क्या आंसर आया जरा देखना। कैलकुलेट केपी फॉर द रिएक्शन N2O4 2NO2 वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। देखो जब ये इस तरह क्वेश्चन हो ना, तो बच्चों मैं एक बात ये कहूंगा कि ऐसे में आप इनिशियली 1 मोल मान के शुरुआत कर सकते हो T इज इक्वल टू 0 पर। T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस मान लो अल्फा मोल्स, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 के रेस्पेक्ट में। अगर अल्फा लोगे, x भी लिख दोगे तो x इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 के रेस्पेक्ट में, तो 1 माइनस अल्फा, तो क्या बना ये 2 अल्फा मोल्स। सर आपने 1 मोल कैसे मान लिए? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ नहीं दिया हुआ। 1 मोल मानो 50 मोल मानो, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड नहीं करता। तो अल्फा डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स पर अल्फा डिपेंड ही नहीं करता। अगर ये बात समझ में आपको, तो ये सब ध्यान रखेंगे। तो 1 माइनस अल्फा और ये 2 अल्फा मोल्स। अगर ये बात समझ में, तो इस तरीके से आप ये बोलते हो। अब ये 1 माइनस अल्फा, ये 2 अल्फा। अब एक बात ध्यान दो, 1 मोल डब्बे में भरा है, आपको वेपर डेंसिटी दिया है, तो व्हाट इज वेपर डेंसिटी 34.5। और वो क्या होता है? वेपर डेंसिटी हाफ इंटू एम एवरेज। एंड व्हाट इज एम एवरेज? व्हाट इज एम एवरेज? एम एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास। टोटल मास तो पता है, 1 मोल डब्बे में भरा है आपने, तो फिर N2O4 का मोलर मास कितना? 14 दूनी 28 और 64 92 ग्राम भरा था आपने डब्बे में। एक बार 92 ग्राम भर दिया तो इट विल रिमेन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना इक्विलिब्रियम पर? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। बहुत सारे बच्चों को समय लगता है इस बात को समझने के लिए कि सर 92 तो इनिशियल मास था, आपने इक्विलिब्रियम पे कैसे ले लिया? अरे टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। बंद डब्बा है मेरे बेटे, समझ में आ गई बात? बंद डब्बा है। गॉट इट? सो दिस इज हाउ यू डू इट। यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 35 69 इज इक्वल टू 92 अपॉन 1 प्लस अल्फा। इसको अगर हम 23 से 2 3 6 23 चौक 3 4, हाँ बिल्कुल। तो 3 प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू 4, 3 अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो अल्फा की वैल्यू 1/3 हो गई। हमें क्या चाहिए था? केपी चाहिए। अल्फा की वैल्यू 1/3 हो गई, तो इसका मतलब व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? तो ऐसे निकाल लो, व्हाट इज केपी? NO2 के मोल्स का स्क्वायर 2 अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन मोल्स ऑफ दिस 1 माइनस अल्फा इनटू इक्विलिब्रियम प्रेशर अपॉन समेशन ऑफ मोल्स की पावर डेल्टा NG। याद है ना फॉर्मूला? भूले तो ना हो। तो फिर 2 अल्फा का मतलब 2/3 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1/3 इंटू टोटल प्रेशर दिया हुआ है 2 एटमॉस्फेयर अपॉन समेशन ऑफ मोल्स 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा। देखना क्या वैल्यू? 2 दूनी 4/9 अपॉन 2/3 इंटू 2 अपॉन 4/3। तो 3 3 9, 4/3 से 4/3, 2 से 2, सब कुछ तो कैंसिल, 1 एटमॉस्फेयर। यही आंसर है। सो व्हाट इज केपी फॉर द रिएक्शन? 1 एटमॉस्फेयर। यूनिट क्या हो गई? 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। दैट्स इट। तो क्या शिक्षा मिली? क्वेश्चन में अगर
टेम्परेचर वॉल्यूम कुछ ना दिए हुए हों, तो आप कितने भी मोल से लेकर के शुरुआत करो। हाँ, क्वेश्चन कह दे कि नहीं हमने भरे ही 5 मोल थे, तो फिर 1 मोल क्यों मानोगे भाई, फिर तो 5 मोल ही मानोगे ना। बट क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो वी कैन अज्यूम दैट द रिएक्टेंट वाज टेकन 1 मोल एंड रिएक्शन वाज स्टार्टेड बाय टेकिंग ओनली रिएक्टेंट। रिएक्शन केवल N2O4 लेकर के स्टार्ट की गई थी और उसका भी 1 मोल लेके आप शुरुआत कर सकते हो, कैलकुलेशन आसान होंगी। आप इसे जनरल कुछ ए ले लोगे ना, ए मोल्स, तो भी आंसर यही आएगा, बट थोड़ी गुणा भाग आपकी बढ़ जाएगी, बाकी तो सेम रहेगा। तो आप 1 माल के क्वेश्चन सॉल्व करो, यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करो। और भी क्वेश्चंस लेंगे, विल टेक मोर क्वेश्चंस नाउ। एक और सवाल लेते हैं, चलो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा सवाल है। क्या है ये, रिएक्शन के लिए दिया हुआ है PCl, ये डेटा दिया हुआ है PCl5 गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, और Kp की वैल्यू दी हुई है कितनी, 8 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये Kp दिया हुआ है फॉर द गिवन रिएक्शन। पूछ रहे हैं फाइंड परसेंटेज डिसोसिएशन of PCl5 at 1 atmosphere pressure। हाँ, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन बोले कि भाई 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, तो इसका मतलब 1 एटमॉस्फेयर इक्विलिब्रियम प्रेशर लेना है। ये कि इक्विलिब्रियम अगर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर आया वो टोटल प्रेशर होता ही है, कुछ मेंशन नहीं किया है। फाइंड परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ PCl5 एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर सिस्टम प्रेशर, वैसे ना भी लिखा हुआ होता सिस्टम प्रेशर ही मानते। मान लो ये क्वेश्चन है, तो तरीका तो मैंने बताया हुआ है। आप कुछ ना मेंशन हो, कुछ प्रेशर, टेम्परेचर और इनिशियल मोल्स ना दिए हुए हों और वॉल्यूम ना दिया हो सिस्टम का, तो आप PCl5 से शुरुआत कर लो। PCl3 प्लस Cl2, Kp दिया हुआ है 8 एटमॉस्फेयर, तो आप 1 मोल ले लो, 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। तो देखो Kp का फॉर्मूला लगा दो बस, Kp इज इक्वल टू वॉट, अल्फा इंटू अल्फा, मोल्स के टर्म्स में लिख रहे हैं, 1 माइनस अल्फा इंटू पी इक्विलिब्रियम अपॉन समेशन ऑफ मोल्स की पावर डेल्टा Ng, यही तो फॉर्मूला था। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्रेशर 1, सिस्टम प्रेशर है वो। PCl5 का प्रेशर नहीं है, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ PCl5 एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर का मतलब 1 एटमॉस्फेयर इक्विलिब्रियम प्रेशर है वो। इक्विलिब्रियम पे तो अल्फा फाइंड आउट करोगे आप, चलते भागते दौड़ते भागते इक्विलिब्रियम अल्फा थोड़ी फाइंड आउट होगा। अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा हो गया कि पार डेल्टा Ng 1 है। अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Kp की वैल्यू 8 8 9 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8, अल्फा की वैल्यू 2√2/3। बस यही आंसर हो गया। तो देख लो 2 इंटू √2 1.41/3, तो 2 14 28 2.82/3, तो 3 9 27 28 1 3 4, लगभग 94% लगभग अप्रॉक्सीमेटली। तो परसेंटेज डिसोसिएशन अप्रॉक्सीमेटली 94%। मैंने कहा था 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना चाहिए आपको रफ कॉपी में। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में ना आप प्रेशर मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी, कि भाई इक्विलिब्रियम पर 1 एटमॉस्फेयर टोटल प्रेशर है, P प्रेशर लेके भी, बट वैसे अवॉइड करें उसको। बच्चे कई बार ऐसे कर लेते हैं, कर सकते हैं ऑल्टरनेट मेथड। What? PCl5 PCl3 प्लस Cl2। तो मान लो Kp दिया हुआ है 8, हम मोल्स ना माने, मान लो इनिशियल प्रेशर इसका P ले लिया था 0 0, इस P में से X खर्च हो गया, तो क्या बना X। अब टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर 1 दिया हुआ है, तो साफ दिखता है कि P माइनस X प्लस X प्लस X
इज इक्वल टू 1, तो एक x है x, तो P प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। एक तो ये मालूम पड़ गया। इस तरीके से मान लिया कि मान लो PCl5 था, उसका प्रेशर P था इनिशियली, कुछ तो प्रेशर हो गई और x टूट गया इक्विलिब्रियम पर, तो एक कंडीशन तो ये बन गई। और परसेंटेज डिसोसिएशन पूछ रहे हैं, तो परसेंटेज डिसोसिएशन तो यहीं से निकाल देंगे, x अपॉन P है वो, क्योंकि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से Kp का एक्सप्रेशन लिखो, तो 8 है इज इक्वल टू व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ x इंटू एक्स अपॉन P माइनस एक्स। यही हुआ, यही हुआ। अब यहाँ से एक काम कर सकते हैं, टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, तो टोटल प्रेशर तो P प्लस एक्स है, तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं, ये वैल्यू जरा रखना, P के टर्म्स में P को लिख दो 1 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर अपॉन P माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस P, नहीं x के टर्म्स में रखो ना, तो P की वैल्यू हो गई 1 माइनस एक्स माइनस एक्स। यहां से अगर सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x सॉल्व कर लो, तो यहां से x की वैल्यू हो गई कितनी, x इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 256 प्लस 4 इंटू 8 अपॉन 2। वन माइनस 2x 8 16x एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 256 प्लस 4 दूनी 8 प्लस माइनस कर लो, यहाँ से x आ जाएगा, x अपॉन P। अब गुणा भाग करनी पड़ेगी, आ गया x, तो व्हाट इज परसेंटेज अल्फा निकाल लो, तो व्हाट इज अल्फा, x अपॉन P। x की वैल्यू भी एटमॉस्फेयर में आ जाएगी और x आ गया और P की वैल्यू भी आ जाएगी, फिर अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व एंड यू कैन गेट द आंसर। P की वैल्यू तो पता ही है 1 माइनस एक्स है, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स, यही आंसर होगा। x यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हो बच्चों, आप ध्यान दो, x यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हो, वैल्यू पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, यह भी एक तरीका है, बट दिस इज प्रिफर्ड। आप तो 1 मोल मान के शुरुआत करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। गॉट इट। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन्वॉल्व था, वो हमने क्वेश्चंस में कैसे इस्तेमाल किया बताया। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे, आप होमवर्क मिलना शुरू हो गया होगा आपको, तो अकॉर्डिंगली मोर एंड मोर क्वेश्चन डीपीपी शीट के सॉल्व करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। चलो कुछ और पॉइंट्स लेते हैं, लेट अस टॉक अबाउट हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल और लेते हैं। नहीं, कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, नोट डाउन द क्वेश्चन। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये ले ले, ये अच्छा सवाल है, ये भी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम पर, फाइंड Kp फॉर द रिएक्शन कौन सी रिएक्शन, SnO2 सॉलिड प्लस 2H2 गैस 2H2O gas plus Sn solid. If equilibrium mixture contains 45% by volume ऑफ H2 गैस। आप ही सॉल्व करो, कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो स्क्रीन पॉज करके।
क्या आंसर आया जरा देखना। फाइंड केपी फॉर द रिएक्शन SnO2 सॉलिड है, सॉलिड हेट्रोजीनियस है, ये सॉलिड हैं और ये गैसेस हैं। एक्टिव मासेस के तो गैसेस कंसीडर करेंगे, सॉलिड के नहीं करेंगे। इक्विलिब्रियम मिक्सचर पर 45% बाई वॉल्यूम है। गैसेस के लिए हमेशा याद रखो इन ए क्लोज सिस्टम परसेंटेज बाई वॉल्यूम इज सेम एज परसेंटेज बाई मोल। फॉर गैसेस इन अ मिक्सचर percentage by volume of a gas is equal to percentage by mole of gas। ये एक बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू द परसेंटेज बाय मोल ऑफ गैस। तो इसका मतलब ये हुआ कि 45% बाय वॉल्यूम H2 है तो ये 45% है। H2 अगर 45% है तो फिर H2O कितना हो गया 55%। दो ही तो गैस हैं, सॉलिड का नहीं लेंगे। ये वॉल्यूम तो कौन ऑक्यूपाई करेगा, सॉलिड तो कहीं कोने में पड़े होंगे, उनके वॉल्यूम तो कंसिडर भी नहीं करते हम। तो कंटेनर का वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई किया होगा, गैसेस ने। दो ही तो गैस हैं, एक 45% तो दूसरी 55% हुई। तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 गैस इज 0.45 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O गैस इज 0.55। साफ दिखता है। तो फिर Kp कैसे लिखें, Kp कैसे लिखोगे इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का स्क्वायर इक्विलिब्रियम पर, ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम पर। और व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन H2O मतलब 0.55 इंटू जो भी टोटल प्रेशर हो का होल स्क्वायर अपॉन 0.45 इंटू जो भी टोटल प्रेशर हो का होल स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर ये पीटी कैंसिल आउट हो गए। 55 गुणा 55 बटा 45 गुणा 45, 5 9 5 9 11 11 11 11 मतलब 110 और 11 121 बटा 81। दैट्स इट, यही आंसर है। डायमेंशनलेस, नो यूनिट केपी में एटमॉस्फेयर वगैरह नहीं आएगा। क्यों, डेल्टा NG 0 है, यूनिटलेस। आगे क्वेश्चन, ये तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था ये वाला। अब बच्चे यहीं अटकते हैं इन चीज़ों में, उन्हें पता ही नहीं होता कि गैसेस के लिए परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस इज सेम एज परसेंटेज बाय मोल। और 45% H2 गैस है और दो ही गैसेस हैं, तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 0.45 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 0.55। टोटल प्रेशर की इस क्वेश्चन में जरूरत ही ना थी। क्यों ना थी, क्योंकि डेल्टा NG इज 0, प्रेशर तो टोटल प्रेशर तो कैंसिल आउट होना था। यू डिड इट, गुड क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं, नोट कर लो पहले। क्या क्वेश्चन, अमोनियम कार्बामेट, क्या NH2CO NH4 solid is taken in a closed vessel to attain इक्विलिब्रियम। नाम से मालूम पड़ रहा है कि सॉलिड लिया हमने और सॉलिड्स को लेकर के इक्विलिब्रियम आ रहे हैं, तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। तो अमोनियम कार्बामेट is taken in a closed vessel to attain equilibrium like this। तो क्या दो अमोनिया गैस प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। कह रहे हैं इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम is 6 atmosphere, find Kp for the reaction। रिएक्शन का Kp बतलाओ, ये सवाल है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन से भी कोई कॉन्सेप्ट बच्चों के क्लियर होते हैं। करो क्वेश्चन को सॉल्व करो, नोट करो। आया कुछ आंसर? प्रॉपरली यूनिट के साथ लिखना। क्या इक्विलिब्रियम ऐसे लिख लो एक बार। So this is the equilibrium system. Question is saying that ये तो सॉलिड है और सॉलिड का एक्टिव मास क्या रहेगा? कांस्टेंट। गैसेस तो ये दोनों हैं, इनके एक्टिव मास वेरिएबल हैं। अब एक बात ध्यान दो, ये एक तो कुछ भी रहा हो, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया ना, तो ये तो शुरुआत में 0 0 थे, कुछ थे ही नहीं है, ये कुछ भी होगा, ये तो 0 0 थे, राइट। और जब बने होंगे तो साफ दिखता है कि 2:1 के रेशियो में बने होंगे। अरे अमोनिया और CO2 हमेशा 2:1 के मोलर रेशियो में बनेंगे स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से। तो अगर इसका पार्शियल प्रेशर P होगा इक्विलिब्रियम पे, तो ये पार्शियल प्रेशर क्या होगा? P एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर ये पार्शियल प्रेशर 2P है, तो ये पार्शियल प्रेशर कितना होगा? ये P होगा। बस अब क्वेश्चन, दो ही तो गैस हैं, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया? 2P प्लस P एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कितना? 6 दिया हुआ है, तो P की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो इसका मतलब ये हो गया 4 एटमॉस्फेयर और ये हो गया 2 एटमॉस्फेयर एट इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज Kp? व्हाट इज Kp? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम। करोगे सॉल्व तो क्या आएगी वैल्यू? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर इंटू 2, 4 चौक 16 दूनी 32, 32 एटमॉस्फेयर क्यूब। यही आंसर है। यूनिट देखना, एटमॉस्फेयर क्यूब। क्यों? प्रोडक्ट में एटमॉस्फेयर का स्क्वायर इंटू एटमॉस्फेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। सो द आंसर इज दिस। सब अच्छे सवाल हैं। कितना छोटा सा सवाल था, कॉन्सेप्चुअली गुड क्वेश्चन। यही तो हैं, भले ही छोटे क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो फिर हैवी क्वेश्चन भी कर पाओगे। हाँ, लेकिन यही क्वेश्चन ना हो तो यही हैवी है आपके लिए, ये तो डिपेंड करता है। तो बच्चों ये थे इनफ प्रैक्टिस वी हैव डन ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैंने कई तरह की वैरायटी के क्वेश्चन कर लिए, हेट्रोजीनियस के भी क्वेश्चन कर लिए। अब बात करते हैं अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका यूज आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आएगा और जहां तहां आता ही रहेगा। क्या? ली चैटिलियर प्रिंसिपल। कई बार उसे ली चैटिलियर प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो हेडिंग लिखो ली चैटिलियर प्रिंसिपल। नोट करो पहले इस पूरी को, नोट इट डाउन। ली चैटिलियर प्रिंसिपल, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन रिलेटिवली कम होता है। इसमें बस यही होता है कि इक्विलिब्रियम सिस्टम को अगर डिस्टर्ब करें हम बाय चेंजिंग इट्स पैरामीटर लाइक प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन या टेम्परेचर या कुछ और, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो हो जाएगा। बट आपको तो पता है अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। इक्विलिब्रियम दोबारा वापस आएगा, तो कंसंट्रेशन में कुछ चेंजेस होंगे, तो बस सिस्टम यही पूछेगा, क्वेश्चन यही पूछेगा कि बताओ इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। कम समझ में आएगा, रुको मैं लिखवाऊंगा, इट विल टेक टाइम ऑल्सो, ये समझने के लिए समय भी लगता है। तो है क्या ली चैटिलियर प्रिंसिपल? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर,
concentration variation on equilibrium system. किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम का प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन एटसेट्रा कुछ वेरी कर दो तो बताओ ली चटिल तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वो है ये। अब बात आती है ली चटिलिया प्रिंसिपल की। स्टेटमेंट क्या है, मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगी बात। इफ वन ऑफ द पैरामीटर like concentration, pressure or temperature, etc. If one of the parameter of equilibrium system is changed, then equilibrium gets disturbed and readjusts साफ से लिखो, readjust itself in such a way to neutralize and readjust itself in such a way to neutralize the effect of caused change। बड़ी भारी भरकम सी परिभाषा लग रही है, नहीं मैं समझाऊंगा तो बड़ा आसान लगेगा। caused change and equilibrium is reestablished. Equilibrium is reestablished. And equilibrium is reestablished. However, बड़ा important point है, however, note that changed parameter need not come back to its initial value। पहले लिखो भाई कि क्या मतलब है इस पूरे वाक्य का, वाक्य मतलब स्टेटमेंट का, नोट करो। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, वेरिएशन ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम, क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम पढ़ रहे हैं ली चटिलिया प्रिंसिपल में। तो कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं, स्टेटमेंट लिखा है कि वन ऑफ द पैरामीटर लाइक कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम इज चेंज्ड, तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो जाएगा, बट इक्विलिब्रियम वापस से रीएडजस्ट करेगा इटसेल्फ इन सच ए वे टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द कॉस्ट चेंज
as much as possible and equilibrium is reestablished. And in a way to neutralize the effect of the cost change as much as possible, ये भी लिखो as much as possible, पूरी बात लिखो as much as possible, इसकी भी इंपॉर्टेंस है। सुनो क्या कह रहे हैं। मान लो PCl5 का इक्विलिब्रियम PCl3 और Cl2 के साथ में एक बंद डब्बे में मजे में जिंदगी गुजार रहा है, इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर एनी सिस्टम। तो PCl5, PCl3 और Cl2 का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड है। ठीक बात, सब मजे में है, मस्ती से सो रहे हैं, सबकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर सिस्टम। बट आपसे इसकी खुशी देखी नहीं गई इस सिस्टम की। आपने इसको खुरापाती दिमाग जो है आपका या मेरा, मैं कर रहा हूं अभी तो खैर, आपने इसे डिस्टर्ब कर दिया। कैसे डिस्टर्ब करोगे? या तो किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन चेंज कर दो, या सिस्टम का प्रेशर चेंज कर दो, या वॉल्यूम चेंज कर दो। वॉल्यूम चेंज कर दो तो सिस्टम का प्रेशर भी चेंज हो जाता है। वॉल्यूम एंड प्रेशर तो इंटर रिलेटेड होते हैं ना। या टेम्परेचर चेंज कर दो सिस्टम का। तो सिस्टम में प्रेशर, टेम्परेचर या कुछ अगर चेंज कर दिया जाए तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा, बट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद अब नॉन इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया, बट आपको तो पता है अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। आपको तो पता है, मालूम है कि अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। इक्विलिब्रियम तो आकर रहेगा, रोक कैसे ना रुकेगा, क्योंकि मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर एनीथिंग इज और एनी सिस्टम इज इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आपने डिस्टर्ब तो कर दिया उसको, बट वो या तो फॉरवर्ड में मूव करेगा, रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और इट विल रीएडजस्ट इटसेल्फ सो दैट वट एवर चेंज यू कॉज्ड, दैट इफेक्ट इज नलिफाइड, इफेक्ट इज न्यूट्रलाइज्ड और नलिफाइड। तो सच ए वे टू न्यूट्रलाइज और नलिफाई, एक ही बात है। न्यूट्रलाइज और नलिफाई द इफेक्ट ऑफ कॉस्ट चेंज। आपने सिस्टम का अगर प्रेशर बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, बट इक्विलिब्रियम सिस्टम रिएक्शन उस दिशा में जाएगी ताकि बढ़ा हुआ प्रेशर वापस घटे। कंसंट्रेशन बढ़ा दी किसी रिएक्टेंट की तो रिएक्शन इस डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इस तरीके से मूव करेगी ताकि बढ़ी हुई कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की घटे। बट लास्ट में आपने क्या लिखा? अच्छा, इक्विलिब्रियम भी दोबारा रीस्टैब्लिश हो जाएगा। मैंने कहा ना, बड़ा जुझारू है ये तो सिस्टम, रिवर्सिबल सिस्टम बड़ा जुझारू है। वो तो इक्विलिब्रियम पे आकर रुकेगा, भले ही आप डिस्टर्ब कर दो, डिस्टर्ब हो जाएगा, पर थोड़ी देर बाद में फिर वापस इक्विलिब्रियम आएगा। और इस तरीके से आएगा कि जो चेंज आपने कॉज किया था उस चेंज का प्रभाव नलिफाई हो जाए। हाँ, चेंज्ड पैरामीटर नीड नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। नीड नॉट का मतलब मे कम और मे नॉट कम। मान लो आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, PCl5 वाला सिस्टम था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, बढ़ाने के बाद इक्विलिब्रियम जो है मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गई, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई जो थी अब वो घटेगी, दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। बट जब दोबारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो वो जो PCl5 की कंसंट्रेशन है नीड नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अभी भी कम समझ में आ रहा होगा, एग्जाम्पल लेंगे तो समझेंगे। अब यही तो पढ़ना है इसमें। तो पहले तो स्टेटमेंट लिख दिया, अब हम बारी बारी से ले लेंगे। अच्छा, हम जो ये कह रहे हैं ना कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, कंसंट्रेशन घटेंगी, बढ़ेंगी, क्या होंगी क्वालिटेटिवली, कि कितना, क्या प्रभाव क्या पड़ेगा, तो वन ऑफ द पैरामीटर का प्रभाव पड़ सकते हैं। अगर साइमल्टेनियसली आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दी, प्रेशर भी चेंज कर दिया, टेम्परेचर भी चेंज किया, अरे तो खिचड़ी पक गई, हमें ना पता क्या होगा। एक पैरामीटर अगर चेंज करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, वो हम स्टडी कर सकते हैं। ये समझ में आ जाए, कभी एक साथ ही कर दो, एक साथ पे ना होगा। तो चलो 1 by 1 लेते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज पढ़ते हैं। पहले लिखो, इसको नोट करो पहले। चलो 1 by 1 लेते हैं। तो लिखो ए या फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर वेरिएशन।
कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर देखो एक ही बात होती है, ये हमेशा याद रखना। सिस्टम प्रेशर अलग चीज़ है, पार्शियल प्रेशर अलग चीज़ है। पार्शियल प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन दे आर द एक्टिव मासेस ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस। किसी गैस के लिए पार्शियल प्रेशर बोलो या एक्टिव या कॉन्सेंट्रेशन बोलो, वो एक ही बात है, एक्टिव मास को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सिस्टम प्रेशर अलग चीज़ है, वो तो सारे सिस्टम का प्रेशर है। तो मान लो जैसे कोई एग्जाम्पल ऐसे ले लो, PCl5 PCl3 प्लस Cl2, ये कोई इक्विलिब्रियम सिस्टम है। मान लो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दिया आपने PCl5 की, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है? ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर आपने रिएक्टेंट की PCl5 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया, अब दोबारा से इक्विलिब्रियम तो आएगा ही, रीस्टैब्लिश होगा। जब रीस्टैब्लिश होगा तो ये बढ़ी हुई कंसंट्रेशन जो PCl5 की आपने बढ़ा दी थी, ये बढ़ी हुई कंसंट्रेशन को कम करेगा। तो बताओ बढ़ी हुई कंसंट्रेशन कम कैसे होगी? जब रिएक्शन शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इफ concentration or partial pressure of reactant, of course जिसका एक्टिव मास वेरिएबल हो, सॉलिड नहीं, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड के एक्टिव मास तो कांस्टेंट होते हैं, उनके चेंज करने से कुछ चेंज नहीं होता। तो इफ concentration और partial pressure of the reactant is increased, then अगर ये बढ़ा दिया जाए then reaction shifts और इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स, ऐसे भी बोलते हैं रिएक्शन शिफ्ट्स, रिएक्शन मूव्स, ऐसे लिख दो। देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अरे भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन PCl5 की बढ़ा दिया आपने, बाहर से मिला दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो ऑब्वियसली अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ताकि ये बढ़ी हुई कंसंट्रेशन कम हो। यही तो है ली चैटेलियर प्रिंसिपल कि अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दो कोई पैरामीटर चेंज करके, तो इक्विलिब्रियम इस तरीके से मूव करता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड किसी तरीके से, ताकि वो बढ़ा हुआ चेंज जो चेंज आपने किया है उसका इफेक्ट नलीफाई हो सके। So if concentration of the reactant is increased, equilibrium shifts in the forward direction. Similarly, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, if concentration or partial pressure of products या product is increased, तो क्या होगा? Then इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड, रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर जाएगी, ये बैकवर्ड में मूव कर जाएगा। ये है सिस्टम में कंसंट्रेशन का प्रभाव। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो रिएक्शन की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए इक्विलिब्रियम विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर आपने बढ़ा दी, मान लो अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, दोबारा इक्विलिब्रियम आने के लिए सिस्टम बैकवर्ड मूव करेगा, रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगी और उस बढ़ी हुई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगी। जैसे इस बात को हम ये भी कहते हैं कि चेंज पैरामीटर नीड नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू। उसके ऊपर मैं क्वेश्चन लूंगा। हाउएवर, फिर लिख रहा हूं दोबारा से, चेंज्ड पैरामीटर need not come back to its original value. When equilibrium is reestablished. ये मैंने कहा ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक क्वेश्चन लेकर के इस बात को कहते हैं। तो लेट अस टेक वन क्वेश्चन, आप ये पूरी बात नोट करो। जैसे ये एक क्वेश्चन है, जरा देखना। फॉर द गैसियस रिएक्शन, क्या रिएक्शन A प्लस B C प्लस D, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन
ऑफ ABCD आर क्या क्या है? 4 4 2 8 मोल पर लीटर। ठीक है। फर्स्ट फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेकंड पार्ट ये इंपॉर्टेंट है। इफ 18 मोल्स ऑफ D are added to the container to the 1 liter container, find new equilibrium concentration of A, B, C and D। खुद ही करो जरा क्वेश्चन को सॉल्व। मुझे तो बस वो कॉन्सेप्ट बताना है कि चेंज पैरामीटर जब दोबारा इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश होता है नीड नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू, नहीं आता बराबर, वो स्पेशल केस में ही वो वापस से ओरिजिनल वैल्यू के बराबर आता है। वो बात हम कहेंगे अलग से। इस क्वेश्चन से इस बात को इलस्ट्रेट करें, चेंज पैरामीटर डज नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू। जरा सॉल्व करो क्वेश्चन को, डू इट। देखो इधर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है A प्लस बी कन्वर्टेड टू C प्लस डी गैसियस रिएक्शन है। क्वेश्चन ने मेंशन किया है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है 4 4 2 8। तो पहला पार्ट तो हो ही गया, Kc निकाल लो। व्हाट 2 मोल अपॉन V जो भी हो, 8 मोल अपॉन V अपॉन 4 अपॉन V इंटू 4 अपॉन V से तो V कैंसिल आउट हो गया, 8 दूनी 16 4 चौक 16 1। बस यही हो गया, ये आंसर भी हो गया 1 डायमेंशनलेस। क्यों? डेल्टा NG 0 है। ठीक, सेकंड पार्ट पे आओ। क्या कहा क्वेश्चन ने? A प्लस बी कन्वर्टेड टू C प्लस डी। तो देखना A 4 4 2 8 ये सब था इनिशियली एट इक्विलिब्रियम, ये तो था। अब इन्होंने 18 मोल्स डी के ऐड कर दिए, ये तो इक्विलिब्रियम पर था एट इक्विलिब्रियम। अब ये 8 प्लस 18 कर दिए, ये तो हमने चेंज कॉज किया है, तो ये सिस्टम नॉट एट इक्विलिब्रियम, डिस्टर्ब हो गया भाई अब तो इक्विलिब्रियम। अब ऑब्वियसली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो इक्विलिब्रियम इज शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगी। तो मान लो x खर्च हुआ C, तो 2 माइनस एक्स, और ये था 18 और 8 26, 26 माइनस एक्स, तो ये इसे x और x का फायदा हुआ, तो 4 प्लस एक्स, यही तो हुए। अब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेट मोल्स हैं ये एट इक्विलिब्रियम, ये मोल्स एट इक्विलिब्रियम हैं। समझो बात को। 4 4 2 8 ये इक्विलिब्रियम पे थे, मजे में चल रहा था सब। आपने 18 मोल डी के मिला दिए तो ऑब्वियसली अब इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो सी और डी को नुकसान होगा। मान लो एक्स मोल खर्च हुए सी और डी के, दोनों के बराबर क्यों खर्च हुए? अरे स्टाइक्योमेट्री 1:1 है ना, तो इसके एक्स मोल बने, पुराने 4 पड़े थे, 4 प्लस एक्स हो गए, 4 प्लस एक्स हो गए। अब ये नई कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर, और इक्विलिब्रियम पर नई कंसंट्रेशन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ी चेंज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो एक बार आ गया तो आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ी चेंज होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना था? Kc था ये, दैट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू व्हाट? मोल्स 2 माइनस एक्स अपॉन वॉल्यूम 1, 26 माइनस एक्स अपॉन वॉल्यूम 1, 4 प्लस एक्स अपॉन वॉल्यूम 1 इंटू 4 प्लस एक्स अपॉन वॉल्यूम 1। यही हुआ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब दोबारा से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लगा दो, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना हो गया? 4 चौक 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 8x इज इक्वल टू 26 दूनी 52 माइनस 26x माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर नहीं, क्वाड्रेटिक से बच गए आप।
क्वाड्रेटिक नहीं है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये 26 और 2 28 और 8 36x इज इक्वल टू 52 माइनस 16, तो कितना हो गया, 50 में से 16 गए तो 34 और 2 36, तो x की वैल्यू 1 आ गई, 1 मोल आ गई, x की वैल्यू 1 मोल। अब जरा देखना 4 प्लस x मतलब 5 मोल, 5 मोल, 1 मोल, 25 मोल, ये है इक्विलिब्रियम पर नई कंसंट्रेशन। जरा देखियो मेरे भैया, शुरुआत वाले इक्विलिब्रियम पर मोल्स कितने थे, 4 4 2 8, राइट। 18 मोल आपने डी के मिला दिए। ली चैटले प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो, ताकि ये बढ़ी हुई डी की कंसंट्रेशन जो 26 हो गई है ये घटी, नया इक्विलिब्रियम आया, बट नया इक्विलिब्रियम पर घट के 25 ही रह पाई, 25 से और नीचे नहीं जा पाई, 8 नहीं हो पाई ओरिजिनल वैल्यू। जब ये 25 हो गई, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, नया इक्विलिब्रियम आ गया, रुक गए, बोले यार ठीक है बस अब कोई बात ना, पुरानी वाली बात तो खैर वापस ना आ पाई, बट कोई बात नहीं, हम इक्विलिब्रियम तो आ गए, चलो फिर नींद निकालते हैं, सो लेते हैं। चेंज्ड पैरामीटर 26 हुआ था, डिड नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू, उससे पहले ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। यही बात तो कह रहे हैं, स्पेशल केसेस में इट विल कम बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू। कौन सा स्पेशल केस अलग से लेंगे, जितना सिखा रहे हैं उतना सीखते जाओ, और दिमाग में डाउट आ रहे होंगे तो मन में रखो, बाद में सब खुद ही क्लियर हो जाएंगे स्वतः, स्पॉन्टेनियसली, अपने आप। आ गई बात समझ में। हाँ, लेकिन ये चलो आज यही स्टॉप करते हैं, इसके ऊपर अभी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसका देखेंगे, नोट करें।